हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर श्वसन तंत्र के बारे में जानेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए, श्वसन तंत्र में जो है हम लोग को जो है मानव के श्वसन अंग और पौधा के श्वसन अंग, इन सभी के बारे में जो है जानना होता है। तो आप लोग अगर एएलपी या टेक्नीशियन या एनटीपी से के अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो है आपको यह वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग जो है शुरू से अंत तक ला देखिएगा, ताकि आप लोग को जो है 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है, उसमें हेल्प हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो देखिए, श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र किसे कहते हैं से समझना जरूरी है। तो श्वसन तंत्र जो होता है, जिससे हम जो सांस लेते हैं ना, वह तंत्र जिससे हम सांस लेते हैं, आ सांस के मतलब वह तंत्र जो उसमें सांस जो है जाता है, उसके माध्यम से जाता है, उसी को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन क्या होता है से समझना जरूरी है। तो श्वसन जो होता है, याद रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं कुछ ना कुछ उसको, जैसे सांस लेने के बाद जो है हमको एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान होता है, तो उसी को हम लोग जो है श्वसन कहेंगे। ध्यान रखिएगा। अब श्वसन जो होता है क्यों आवश्यक है, तो श्वसन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो हम लोग अगर जो सांस नहीं लेंगे तो जीवित भी नहीं रख सकते हैं और न ऊर्जा हमें प्राप्त होता है। ऊष्मा भी जो है सर्वाधिक मात्रा में जो है हमें श्वसन से ही मिलता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितना मात्रा होती है। देखिए, श्वसन में जो होता है, जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.03% जो है श्वसन के माध्यम से जो है लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है जो उसमें से जो है 4% जो है क्या हो जाता है, तो 4% जो है निकल जाता है उसमें से, जो बच जाता है उसको हम रख लेते हैं। उस तरह से हम ऑक्सीजन को भी जो है, ऑक्सीजन को जो है मतलब 21% जो है हम लोग जो है रख लेते हैं और 16% जो है मतलब जो है छोड़ देते हैं। और नाइट्रोजन जो होता है उसी तरह से मतलब 78% होता है, तो 78% में जो है 78% हम लौटा देते हैं। जलवाष्प भी लेते हैं, तो जलवाष्प जो है 6.2% जो है हम उसको जो है निकाल देते हैं और 1.25% जो है हम रख लेते हैं शरीर के अंदर में। तो याद रखिएगा, इतना याद हो गया होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया गया है, अधिकतर कीट जो है किस प्रकार का श्वसन करता है। तो देखिए, अधिकतर कीट जो होता है श्वास नली का प्रयोग करता है। याद रखिएगा, अधिकतर कीट जो होता है श्वास नली का प्रयोग करता है। कुछ कीट जो है त्वचा का प्रयोग करता है, कुछ कीट जो है देखते हैं जो गलफरा का प्रयोग करता है, कुछ कीट जो देखते हैं जो फेफड़ा का प्रयोग करता है। तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद दिया गया है, शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से माने सांस श्वसन करता है। तो देखिए, शीत निद्रा के दौरान मतलब ठंड के मौसम के दौरान जो है मेढक जो होता है केवल त्वचा से जो है सांस लेता है। देखिए समझिए, मेढक जो होता है ना, मेढक वो 3 गो से सांस लेता है। याद रखिएगा, शीत निद्रा जब रहता है मतलब ठंड के मौसम पड़ता है तो त्वचा से ले लेता है सांस। जब पानी के अंदर रहता है तो गिल्स से ले लेता है सांस, और जब ऊपर रहता है तो लैरिक्स या ट्रेकिया जिसको कहा जाता है फेफड़ा से, मतलब 3-4 तरह से ले लेता है सांस। इसलिए जो है इसको जो है 2 तरह से इसको उभयचर प्राणी हम कह सकते हैं, श्वसन के माध्यम से
और रहने के माध्यम से जल थल ये सब जो होता है, तो इसके माध्यम से भी हम मेढक को जो है उभयचर प्राणी कहते हैं। उसके बाद दिया गया है यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस का मिश्रण प्रयोग करता है। देख आप लोग अगर देखते हैं जाते होंगे कानून, तो वो जो देखते हैं कि जे पुलिस से जो लिया हुआ रहता है मशीन एक तरह के, तो उसमें जो है कौन सा गैस का मिश्रण होता है, तो याद रखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखना है कौन सा होता है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। उसके बाद दिया गया है श्वास में बाहर निकाले वायु में कितनी मात्रा होती है। तो देखिए अभी हम तुरंत चर्चा किए हैं जो 16 से 17% होता है, तो बाहर जो निकाला जाता है 21% लेता है, 16% या 17% जो है बाहर निकाल देता है। तो श्वास किसे कहेंगे, जब सजीव द्वारा ऑक्सीजन लिया गया और उसको जो है फिर बाहर कुछ मात्रा निकाला जाता है, उसी को हम श्वास कहते हैं। तो याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है। तो ध्यान रखिएगा O2 का अवशोषण करने का काम जो करता है RBC करता है, जिसको हम लाल रक्त कणिका कहते हैं। उसके बाद दिया गया है अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं या ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादित करता है। तो याद रखना है अवायवीय श्वसन जो होता है लैक्टिक अम्ल जो होता है उसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा को उत्पादित करता है। अब देखिए समझते हैं जो अवायवीय श्वसन क्या होता है। तो अवायवीय श्वसन जो होता है वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में एटीपी का निर्माण कर देता है ना, या ऊर्जा का निर्माण करता है, तो उसी को हम कहते हैं अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन जो होता है ना, इसका पहला चरण जो होता है कोशिका द्रव्य में होता है। याद रखिएगा क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अब उसके बाद जो है उसके बाद ध्यान रखना है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है इसका। तो 2 चरण में होता है, पहला चरण कोशिका द्रव और दूसरा चरण जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब इसी तरह से जो है आप लोग को जो है वायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन के उसमें उपस्थिति होता है और उसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है पूर्ण रूप से होता है। तो याद हो गया होगा आप लोग के वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब ध्यान अगला क्वेश्चन है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है। देखिए जब आप लोग भोजन करते हैं तो उस समय जो है 2 तरह के नली होता है हमारे मतलब श्वसन मतलब आहार नाल में। एक होता है श्वसन नली और एक होता है ग्रास नली होता है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो उस समय जो है ग्रास नली खुलना चाहिए। कहला जो घास का काम करने का काम है, यहाँ श्वसन में श्वास नली ना खुलना चाहिए। तो इसमें जो है जब हम भोजन करते हैं तो श्वसन नली जो होता है बंद हो जाता है। आप लोग मुंह जब आ करिएगा तो उसमें जो है आपको एक संरचना उंगली के तरह जो है संरचना दिखाई देगा। तो उसी को हम लोग जो है एपिग्लोटिस कहते हैं और देहाती भाषा में जो है हम लोग लिब्बी कहते हैं। तो जो है श्वसन अंग जो होता है वो उसको जो है जब हम भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस जो होता है बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है जो ये बंद नहीं कर पाता है। अब बंद नहीं करने के कारण जो है हम लोग को जो है हिचकी छींक आ जाता है, नाक दले पानी उनी निकलने लगता है। तो याद रखिएगा एपिग्लोटिस जो है बंद करता है। उसके बाद आगे दिया गया है, देखिए उसके बाद आगे दिया गया है, कहाँ चला गया,
फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? देखिए, फेफड़ा में जो होता है गैसों का आदान प्रदान जो होता है ना, रक्त के द्वारा होता है, जिसको हम लोग रुधिर भी कहते हैं। अब देखिए, रक्त के द्वारा होता है, तो रक्त के द्वारा कौन रक्त के द्वारा होता है ये समझना जरूरी है। रक्त जो होता है हम लोग 3 प्रकार के देख चुके हैं, ध्यान रखिएगा। रक्त जो होता है 3 पर WBC, RBC, एगो होता है प्लेटलेट्स होता है, जिसको हम लोग रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो होता है मतलब ये RBC के द्वारा जो होता है फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है, याद रखिएगा। उसके बाद क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो ध्यान रखिएगा, क्रेब्स चक्र की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक जाल के तरह होता है, याद रखना है, तो उसी में होता है। उसके बाद दिया गया है ऑक्सीश्वसन की क्रिया किस कोशिका के किस भाग में संपन्न होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, हम अभी तुरंत बोले हैं जो ऑक्सीश्वसन जो होता है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखिएगा। ऑक्सीश्वसन जो होता है कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दें, ताकि जो है आप लोग के लिए जो है इस तरह के और वीडियो हम बना सकें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, अगला का क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया को ऑक्सी एवं अनॉक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना। देखिए समझिए, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया जो होता है ना, जब ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन का चरण जो होता है दोनों क्रिया होता है, तो हम उसी को ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहते हैं। तो याद रखना है, ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन का चरण माना जाता है ग्लाइकोलिसिस में। उसके बाद दिया गया है श्वसन द्वारा ऊर्जा का संचयन किस रूप में होता है? तो ध्यान रखिएगा, श्वसन का जो है हम तुरंत पहले चर्चा किए हैं, जो ATP के रूप में जो होता है ऊर्जा का संचय होते रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम श्वसन के परिभाषा में ही बोले हैं। उसके बाद दिया गया है पहाड़ों पर रहने वाले में RBC की संख्या सर्वाधिक होती है, आखिर क्यों? तो ध्यान रखना है, पहाड़ पर वायु कम संघनित होता है। ध्यान रखिएगा, जितने ऊंचाई पर जाइएगा तो वहाँ जो है वायु की मात्रा जो है कमती जाती है, तो उसके कारण जो है वहाँ जो है मतलब जो है सर्वाधिक RBC की संख्या, धड़कन तेज रहता है, याद रखिएगा। उसके बाद दिया गया है, अगला का प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का तथा वसा के उपचयन के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के उपचयन के अंतिम उत्पाद जो होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पायरुविक अम्ल बनता है। तो याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचयन के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या बनता है? तो CO2 और पायरुविक अम्ल बनता है। उसके बाद दिया गया है अवायवीय श्वसन में कौन सी क्रिया होती माने प्रक्रिया होती है? तो अवायवीय श्वसन में अभी हम तुरंत बोले हैं, अवायवीय श्वसन हो चाहे ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन हो, तो इस सब में जो होता है ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। उसके बाद दिया गया है मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? देखिए, मानव में श्वसन दर जो होता है इसमें NCERT के अनुसार जो है दे दिया गया है। तो NCERT के ही मानता होता है, कोई भी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दीजिए उसके लिए जो है NCERT के ही मानता होता है। लेकिन अलग लुसेंट में पढ़िएगा तो लुसेंट में जो है 16 से 18 बार दिया गया है। इसमें ध्यान रखना है 12 से 15 बार जो दिया गया है, याद रखिएगा। तो दोनों तरह के याद रखिएगा, अगर ऑप्शन होगा उस तरह से आप मार सकते हैं। NCERT के अनुसार मारिएगा अगर जो ऑप्शन ये दिया गया है था, आना तो लुसेंट के अनुसार जो है 16 से 18 बार मारना है। उसके बाद नीचे दिया गया है एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट में हृदय के धड़कन के औसत जो है कितना बार जो है सांस लेता है, हृदय धड़कता है? तो याद रखना है 72 बार जो है 1 मिनट में जो है हृदय धड़कता है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है प्रश्न
आप लोग नोट करते जाइएगा। सोचिएगा कि ये हम ऐसे ही याद कर लेंगे, तो इसे याद नहीं होता है। एक बार थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ऐसे हम 2 बार बोल देते हैं, याद भी हो जाएगा ऐसे, लेकिन पूरा तरह से याद ना होगा, तो उसके लिए जो है आप लोग नोट करते जाइएगा। देखिए उसके बाद दिया गया है ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित। देखिए ग्लाइकोलिसिस जब प्रक्रिया होता है तो उसमें जो है अंत में जो है ग्लूकोज एवं पायरुविक अम्ल में जो होता है परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में जो होता है लास्ट में जो है ग्लूकोज एवं पायरुविक अम्ल में परावर्तित हो जाता है। उसके बाद दिया गया है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। देखिए अब ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम जो होता है उसका द्रव में पाया जाता है। तो याद हो गया होगा, इसी को हम लोग जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इंग्लिश इसका क्या नाम है, तो साइटोप्लाज्म नाम है। उसके बाद दिया गया है किस कारण से ऊतक में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है। ध्यान रखिएगा, किस कारण से जो होता है ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाता है। तो याद रखना है O2 की कमी या और CO2 की अधिकता। देखिए ऑक्सीजन की कमी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कम अधिकता हो जाता है ना, तब जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से निकलकर जो है ऑक्सीजन निकलकर जो है वहाँ से जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ना ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में। अगर ऑक्सीजन नहीं निकलेगा ना तो यहाँ से जो है हमारे शरीर में अनेक तरह के विकार उत्पन्न कर सकता है। तो याद रखना है, जब ऑक्सीजन के कमी हो जाता है ना तो उसको पूर्ति करने के लिए जो है वो जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन आखिर क्या होता है इसे समझिए। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जब संयोग कराया जाता है तो उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है मिलन से, तो उसी को हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो उसमें जो है मिला हुआ रहता है, तो उससे फिर टूटकर जो है ना उसको जो है पूर्ति करने के लिए, हमारे शरीर को पूर्ति करने के लिए जो है वहाँ से टूटकर फिर उधर जाता है। तो याद हो गया होगा। उसके बाद दिया गया है फेफड़े की पुपिकाई में गैसीय विनिमय किस प्रकार होती है। तो फेफड़े के पुपिकाई में जो होता है गैसीय विनिमय जो होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है। याद रखिएगा, तो फेफड़े की पुपिकाई में जो होता है विनिमय जो होता है सक्रिय ट्रांसपोर्ट। देखिए पुपिकाई जो होता है हमारे शरीर में जो होता है ना लगभग जो है 3 अरब के करीब होता है। याद रखिएगा 3 अरब के करीब होता है। उसके बाद दिया गया है मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में जो होता है श्वसन केंद्र जो होता है मेडुला ऑब्लिगेंडा तथा पोन्स में होता है। देखिए मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ अवस्थित होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंडा और पोन्स में। देखिए मेडुला ऑब्लिगेंडा कहाँ होता है, तो मेडुला ऑब्लिगेंडा हम मस्तिष्क मानव ह्यूमन में जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम पीछे चर्चा किए थे। स्पाइनल कॉर्ड के जो पीछे जो होता है उसमें जो होता है मानव मस्तिष्क देख रहे हैं, तो माथा आप लोग के चाहे सिर है आपको नीचे, तो सिर है ना, तो उसी में जो होता है पीछे जो होता है माथा के पीछे जो होता है मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है। और उल्टी का केंद्र जो होता है यही होता है। अगर चोट लग जाता है, अगर जो उल्टी अगर जो होता है बार बार, तो ध्यान रखिए जो मेडुला ऑब्लिगेंडा में विकार उत्पन्न हो गया है। उसके बाद दिया गया है फेफड़ा के ऊपर का आवरण किसका बना होता है। ध्यान रखिएगा, फेफड़ा का ऊपर का आवरण जो होता है ना फ्लोरल कला के बना होता है। याद रखिएगा, फ्लोरल कला का जो होता है बना हुआ रहता है फेफड़ा का ऊपरी आवरण। उसके बाद दिया गया है प्रश्न सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप में होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। याद रखिएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है परिवहन जो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता रहता है। उसके बाद दिया गया है क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP का निर्माण होता है। देखिए क्रेब्स चक्र में जो होता है ग्लूकोज के एक ATP का निर्माण जो एक ATP के अणु से जो होता है
24 एटीपी का निर्माण होता है। तो कितना एटीपी का निर्माण होता है? 24 एटीपी का निर्माण होता है। अब ध्यान रखिएगा, ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखना है, ए से होता है एडिनो, साइन एडिनोसाइन, टी से होता है ट्राई, पी से होता है फॉस्फेट। तो याद हो गया होगा, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। उसके बाद दिया गया है ग्लाइकोलिसिस चरण में कितने एटीपी का निर्माण होता है? ध्यान रखिएगा, क्रेब्स चक्र में 24 एटीपी का निर्माण होता है। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में जो होता है 2 को एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद दिया गया है किण्वन अर्थात अनोक्सी शोषण की खोज कौन किया था? तो ध्यान रखिएगा, किण्वन या अनोक्सी शोषण का खोज जो है किए थे लुईस पाश्चर साहब ने किए थे। तो याद हो गया होगा, लुईस पाश्चर साहब किण्वन या अनोक्सी शोषण के खोज किए थे। और वो किस में खोज किए थे? तो ईस्ट में खोज किए थे। ईस्ट क्या होता है जानते हैं? पाव रोटी जो देखते हैं तो ईस्ट के माध्यम से ही फूलता है वो, तो ये उसमें रखा जाता है। तो ईस्ट से ध्यान रखिएगा, ईस्ट जो होता है ये कवक से निकाला जाता है। उसके बाद दिया गया है फेफड़े तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, फेफड़े तक जो होता है अशुद्ध रक्त जो होता है फुफ्फुस धमनियाँ द्वारा पहुंचाई जाती है। फुफ्फुस धमनियाँ। अब फेफड़े तक जो होता है ध्यान रखिएगा शुद्ध रक्त किसके द्वारा? तो धमनी के द्वारा। उल्टा हो जाता है, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त, धमनी जो होता है शुद्ध रक्त, शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त, और फुफ्फुस शिरा जो होता है शुद्ध रक्त का पहुंचाने का काम करता है। याद हो गया होगा। तो शिरा अशुद्ध रक्त, धमनी शुद्ध रक्त, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। शुद्ध रक्त को जो होता है फुफ्फुस नहीं गलती बोल रहे हैं, शिरा फुफ्फुस शिरा, और अशुद्ध रक्त को जो है फुफ्फुस धमनी। उसके बाद दिया गया है फेफड़े द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाय निलय में किसके द्वारा पहुँचता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा। अभी तुरंत हम बोले जो फुफ्फुस शिरा द्वारा शुद्ध रक्त को, और फुफ्फुस धमनी द्वारा जो होता है अशुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम करता है। उल्टा हो जाता है। उसके बाद ध्यान रखना है श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, श्वसन गुणांक का जो होता है माप जो होता है गैनांक श्वसन मापी द्वारा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैनांक श्वसन मापी द्वारा जो होता है श्वसन गुणांक का प्रक्रिया की जाता है। देखिए, यह वीडियो अगर आप लोग को जो है अच्छा लगता होगा तो चैनल को जल्दी से जल्दी जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दें, और नए हैं तो जल्दी ही कर दें, ताकि आप लोग को जो है सब दिन जो है इस तरह के वीडियो देखने को मिलेगा। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, हाइपोक्सिया या अनोक्सिया कहलाता है। याद रखिए, ऑक्सीजन के जब हमारे शरीर में कमी हो जाता है तो ऊतक में जो है ऑक्सीजन के कमी होने के कारण जो है इसको हम क्या कहते हैं? तो हाइपोक्सिया और हाइपोक्सिया, या याद रखना है अनोक्सिया कहा जाता है। उसके बाद दिया गया है आज का लास्ट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा कोई परिवर्तित नहीं होता है? तो नाइट्रोजन में ध्यान रखिए, हम उस भी चर्चा किए हैं, जब हम लोग 78% ऑक्सीजन ले लेते हैं, मैंने नाइट्रोजन ले लेते हैं, तो फिर जो है 78 के 78 लौटा देते हैं, तो हमको उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, जब श्वसन क्रिया हम करते हैं तो कौन सा गैस का जो होता है कोई परिवर्तन होता है? तो नाइट्रोजन का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2-4 बात और समझ लीजिए, जो कुछ जीव होता है तो कुछ जीव जो होता है क्या चीज़ से श्वसन करता है, तो ये समझ लेते हैं। तो मानव जो होता है जानते हैं जो फेफड़ा द्वारा जो है श्वसन करता है, और जलीय जीव जो होता है, कुछ जलीय जीव जो होता है ट्रेकिया से, और कुछ जलीय जीव जो होता है गिल से श्वसन करता है। तो कीट पतंग अधिक जो होता है श्वसन नली से, जिसको हम ट्रेकिया या लैरिक्स कहते हैं, तो उससे जो है वो श्वसन करता है। कुछ मछली उछली को देखते हैं वो जो होता है गलफारा या गिल्स से श्वसन करता है। मेढक जो होता है तीनों चीज़ से श्वसन करता है। उसके बाद पक्षी वर्ग है, तो पक्षी वर्ग का फेफड़ा होता है, तो पक्षी वर्ग जितना आता है वो सब जो होता है फेफड़ा से। जानवर है तो जानवर भी जो होता है फेफड़े से श्वसन
करता है। तो याद हो गया होगा आप लोग के। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।